धूल उड़ाती हवाएं, खामोश वादियों में गूंजती चीखें और उफक पर उभरता वो सयाह तूफान जिसका नाम था तातारी कौम। ये वो लोग थे जिनके गुजरने से ज़मीन सुनसान हो जाती थी, जहां से गुजरते वो खित्ता वीरान हो जाता। जिस शहर पर टूट पड़ते उसकी गलियां लाशों से भर जाती, उनके जवानों को ज़बह कर दिया जाता, औरतें गुलाम बना ली जाती और मासूम बच्चे दीवारों से मारकर ख़त्म कर दिए जाते। उनके सरदार हलाकू खान एक ही हुक्म देता था, सांप को मारो तो उसके बच्चों को कभी जिंदा न छोड़ो। मगर सवाल ये था, ये बिखरी हुई खाना बदोश कौम, ये बेरहम कबाइल जिन्हें एक जगह टिक कर बैठना भी मंजूर न था, आखिर किसके हाथ में मुत्तहिद हुए? ये वो लम्हा था जब तारीख के उफक पर चंगेज़ खान का साया उभरा, एक ऐसा शख्स जो नफ़रत, भूख, गुस्से और इंतकाम से बना था, जिसने उन मुंतशिर भेड़ियों को एक ही झंडे तले जमा किया और दुनिया पर ऐसी आफत बनकर छोड़ा जिसका नक्श आज भी तारीख के सीने में दहकता है। फिर वो सहराए गोबी की तरफ बढ़े, एक ऐसा रेगिस्तान जो 2 महीने की मुसाफत पर फैला हुआ था। रेत के तूफान, खौफनाक गर्मियां और प्यास जो इंसान को जानवर बना दे। लेकिन तातारी कौन थे? जब प्यास शिद्दत पकड़ती, वो अपने खच्चरों की पुश्त में खंजर घोंपकर उनका खून पी लेते थे और काफिला बगैर रुके आगे बढ़ता रहता था। ये उनका चलन था, ये उनकी भूख थी, ये उनकी दरिंदगी थी, और यही वो आफत थी जिससे ख्वारज़्म शाह और इस्लामी दुनिया का वास्ता पड़ा था। रात की काली चादर तनी हुई थी और दोनों लश्करों के दरमियान वही नदी बह रही थी जिसने एक दिन पहले ख्वारज़मी फ़ौज का खून अपने धारों में समेटा था। फैसला अभी बाकी था, अगली सुबह शायद जंग का आखिरी मोड़ साबित होती। मगर जोजी अपना मकसद पा चुका था, अब उसके लिए यहाँ ठहरना खुदकुशी थी। तातारियों ने धोखे का ऐसा जाल बिछाया कि ख्वारज़मी अफवाज को पूरी रात यकीन रहा कि दुश्मन सामने मौजूद है। खैमे बदस्तूर खड़े, अलाव धड़ाधड़ जलते हुए और हर सिमत रोशनी की लरसती लहरें। मगर जब सुबह हुई, वहाँ कुछ न था। तातारी लश्कर रात की सियाही में उसी खामोशी से गायब हो गया जिस खामोशी से वो कत्ल करता था। ताक़ुब मुमकिन था, मगर बेफायदा और जानलेवा। ख्वारज़्म शाह ने खतरा टलते ही उन पहाड़ों से निकलने में देर न की जो उसकी बेहतरीन फौज का खून पी चुके थे। ख्वारज़्म शाह ने दरियाए सेहून पार किया और अपने मजबूत किलाबंद शहरों में जा बैठा। उसे यकीन था कि तातारी इसी सिमत से पलट कर आएंगे। उसका ये यकीन वही गलती थी जो आने वाली तबाही की बुनियाद बना। दरबार में सरकारी तौर पर फतह का ऐलान किया गया। शहर जश्न से जगमगा उठे, तकरीब सजाई गई और बहादुरों को खिलतें अता हुईं। मगर जश्न के शोर में वो कोई ना जान पाया कि असल दुश्मन एक और सिमत से आ रहा है, खामोश, मुनज़्ज़म और बेरहम। तूफान करीब आ रहा था। चंगेज़ खान अपनी मुकम्मल फौज के साथ वस्त एशिया की बड़ी शाहराज से हटकर सीधा मगरिब की तरफ निकल गया। रास्ता मुश्किल था, मौसम जालिम, मगर तातारी आगे बढ़ते रहे। रुकना उनकी लुगत में था ही नहीं। मौसम बहार के आगाज में जब पहाड़ों की पिघलती बर्फ दरियाए सेहून को तोड़ते हुए बह रही थी, तातारियों का लश्कर झील बाल्किश के बेजान मैदानों में उतर चुका था। यहां पहुंचते ही उनकी रफ्तार आंधी की तरह तेज हो गई। सेहून के करीब पड़ाव डाला गया, वही दरिया जो आगे जाकर बहराए अराल में गिरता है। ये मकाम उस जंगी मैदान से कहीं दूर था जहां मुसलमान चंद रोज पहले तातारियों का पहला सामना कर चुके थे। अब बिखरी हुई तातारी टोलियां एक तूफान की सूरत जमा होने लगीं। चंगेज़ खान की नजरें एक ही सिमत पर जमी थीं, समरकंद। ताजरों के भेस में तातारी जासूस 2-2, 3-3 के ग्रोह बनाकर खारिज़म की हुदूद में दाखिल हो गए। हर सिमत खबर, हर गली में आंख, हर बाजार में कान। चंद रोज बाद त्यान शान के पहाड़ों की ओट से जूजी का कासिद पहुंचा।
उसने पहली जंग की कामयाबी सुनाई, खारिज़म शाह की कमज़ोर हिकमत अमली बताई और उसकी फ़ौजी नक्लो हरकत के राज खोल दिए। चंगेज़ ने फ़ौरन हुक्म दिया, 5000 ताज़ा दम तातारी जोजी की मदद के लिए रवाना करो और उसे पैगाम दो, जैसे ही खारिज़म शाह सेहून से पीछे हटे, दरवाज़ों पर हमला कर देना, शहरों को जला देना और मशरिक़ से बढ़ते हुए मेरे लिए समरकंद का रास्ता हमवार करना। दरियाए सेहून के किनारे हजारों सिपाहियों की लाशें अभी मिट्टी में ढकी भी न थीं कि ख्वारिज़्म शाह बाकी लश्कर समेत सल्तनत के वसती इलाकों में पड़ाव डाल चुका था। वो खैमे के अंदर बैठा था, नक्शे बिखरे पड़े थे, मगर दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, दुश्मन कहाँ है? मगर ये उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। उस वक्त जब उसे सबसे ज्यादा खबर की जरूरत थी, उसके जासूस अंधे हो चुके थे। कुछ शायद दुश्मन के हाथों खरीद लिए गए थे और बाकी अपनी जान बचाने में मसरूफ। इधर तातारी लश्कर कई रास्तों से दबी हुई चाल में यूं आगे बढ़ रहा था जैसे साया इंसानी आंख से ओझल रहकर अपनी जगह बदलता है। पहली लड़ाई का गैर मुतवक्के नुकसान उसकी हठधर्मी, गुरूर और एतमाद सब कुछ रेजा रेजा कर चुका था। अब वो एक सिपह सालार कम और एक खौफजदा बादशाह ज्यादा लगता था। तातारियों का नाम लेते ही वो बेसाख्ता कह उठता, मैंने ऐसी साबित कदम कौम नहीं देखी, न ऐसी तलवार, न ऐसा नेज़ा। ये लोग जख्म नहीं लगाते, जैसे जिस्म में बिजली उतार देते हैं। अभी वो कोई फैसला कर भी ना पाया था कि अचानक अतरार, तोकंद और दरियाए सेहून के किनारे दीगर शहरों से एक ही पैगाम आने लगा, बादशाह सलामत, तातारी पहुंच गए हैं, हमें कुमक चाहिए। सल्तनत के दरवाजे लरजने लगे थे और वो खुद अपने फैसलों के अंदर कैद हो चुका था। उधर जोजी से जुदा होने के बाद जे नुयान 20,000 खूनख्वार जंगजू लेकर जुनूब मशरिक़ के बर्फीले पहाड़ों की वादियों से एक खौफनाक कौस बनाते हुए समरकंद की तरफ बढ़ रहा था। ये वही पहाड़ थे जहां से दरियाए सेहून अपनी बर्फ पिघला कर बहाता है। तातारी लश्कर इन्हीं दर्रों को चीरता हुआ सहरा की जानिब उतर रहा था और रफ्तार तूफान से भी तेज। ख्वारिज़्म शाह को इस पेशकदमी की खबर उस वक्त मिली जब जे नुयान समरकंद से 200 मील के फासले पर रह गया था। खबर रसानी की कमजोरी अब खतरा नहीं, आफत बन चुकी थी। अगर उसे मालूम होता कि दुश्मन सिर्फ 20,000 है और समरकंद जैसा किला इस तादाद को कई माह रोक सकता है, तो शायद वो इतना खौफजदा ना होता। मगर उसके जहन में नक्शा कुछ यूं बनता था, दुश्मन मशरिक़ से भी आ रहा है, जुनूब मशरिक़ से भी, और महाज अब 1000 मील की दीवार बन चुका है। उसकी निगाहों के सामने समरकंद, बुखारा, अतरार, सब शहरों के मीनार लरसते दिखाई देते और यूं एक ताकतवर सल्तनत का बादशाह अपने ही खौफ में शिकस्त खा रहा था, इससे पहले कि जंग शुरू भी होती। समरकंद के करीब खतरे की आग भड़क रही थी और ख्वारिज़्म शाह ने बड़ी उजलत में जंगी मुशावरत बुला ली। खैमा सल्तनत में उमराए दौलत, जर्नैल, सालार और शहजादे घंटों तक बहस में उलझे रहे, क्योंकि फैसला आने वाली सदियों की तकदीर बदलने वाला था। तजर्बाकार जर्नैलों की राय एक थी, लश्कर को एक जगह जमा रखकर तातारियों से खुले मैदान में फैसला कुन जंग की जाए, और सबसे तवाना आवाज शहजादा जलालुद्दीन की थी, वही शहजादा जो आगे चलकर इस दौर का सबसे बड़ा मुजाहिद बनने वाला था। उनकी राय ठोस थी, माकूल थी, और अगर उस पर अमल होता तो शायद तारीख आज कुछ और कहती, शायद तातारियों की यलगार यहीं दफन हो जाती। लेकिन अफसोस, ख्वारिज़्म शाह ने ये राय रद्द कर दी। वो खौफ के पर्दे में छुपा एक ऐसा बादशाह बन चुका था जो शायद खुद धोखे में था या फिर अपनी कौम को धोखे में रख रहा था। उसने दलील दी, तमाम किले नाकाबिले तस्खीर हैं, तातारी ख्वाह लाख कोशिश करें, इन्हें महीनों तक फसीले नहीं तोड़ सकेंगे, लिहाजा मुंतशिर दिफा ही काफ़ी है, एक फैसला कुन जंग की ज़रूरत नहीं। ये वो फैसला था जिसने पूरी सल्तनत के ताबूत में पहला कील ठोंक दिया। इसी खाम ख्याली की बुनियाद पर ख्वारिज़्म शाह ने अपनी पूरी फौज को मुख्तलिफ सिमतों में बांट दिया। 2 लाख सिपाही, एक ऐसा लश्कर जो अगर इकट्ठा होता तो चंगेज़ खान की सल्तनत को जड़ से उखेड़ सकता था। इन्हें छोटे छोटे महाजों में तकसीम कर दिया गया। अतरार ईनाल खान के सुपुर्द 50,000, कुनत कत्ल खान के साथ 10,000, तिर्मज फ़खरुद्दीन अन्नसवी, बल्ख बलखम खान और अबू हमद, बुखारा
सिर्फ 30,000 सिपाही, क्योंकि शाह ने इसे महफूज किला समझकर नजरअंदाज कर दिया था। ये तकसीम नहीं, ये पूरी सल्तनत की कुव्वत बाजू का टुकड़े टुकड़े होना था। अगर यही फौज मुजतमा होती तो ख्वारज़म शाह चंगेज़ खान को पसपा ही नहीं, माजी के कई फातिहीन की तरह रेत के नीचे दफन कर देता। लेकिन तारीख में अगर का कोई वजूद नहीं। बाकी बचे हुए 1,10,000 सिपाहियों के साथ ख्वारज़म शाह समरकंद की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि मुखबरों ने बताया था कि दुश्मन सिर्फ 200 मील दूर है। मगर जल्द ही हकीकत सामने आ गई। समरकंद की तरफ बढ़ने वाला लश्कर कोई अजीम चंगेजी सैलाब नहीं था, बल्कि जूजी नोयान के सिर्फ 20,000 सिपाही थे, जो महज नुमाइशी पेशकदमी करके शाह को एक गलत सिमत में उलझा रहे थे। असल तूफान, असल तबाही, असल क़यामत इस वक्त बुखारा की पुश्त पर जमा हो रही थी। वो बुखारा जो शाह के नज़दीक मुकम्मल तौर पर महफूज था। चंगेज़ खान अपनी पूरी कुव्वत के साथ सहरा की गर्द उड़ाता छुपकर बुखारा की तरफ बढ़ रहा था, और ख्वारज़म शाह को इस खबर का ज़रा सा भी अंदाज़ा न था। दरियाए सहून के खामोश पानियों के किनारे जूजी खान ने वही खौफनाक हिकमत अमली अपनाई जो उसके बाप चंगेज़ ने बयान की थी। हर शहर को खाक में मिला देना, हर बस्ती को राख कर देना, और किसी गवाह को जिंदा न छोड़ना। उस कनाक, असनास, बारजलीख, कुंत, छोटे छोटे शहर एक के बाद एक तातारी तलवारों के नीचे यूं कटते गए जैसे किसी ने उन पर मौत की मोहर लगा दी हो। जब जूजी जिंद के करीब पहुंचा तो शहर का हाकिम कुतलो खान डरते हुए रात की तारीकी में भाग निकला। शहर के दरवाजे बंद थे, लोग अपने घरों में कैद खौफ बन गए थे। मगर ये दरवाजे तातारियों को कब रोकते? वो फसीले फलांग कर अंदर घुस आए और चंद घंटों में जिंद का नामो निशान मिटा दिया। फिर बनाकत की बारी आई। इल्ताकों ने 3 दिन तक मुजाहिमत की, लेकिन जब वादा अमान पर दरवाजे खोले तो तातारी वादा भूल गए। तलवारें चलीं, खून बहा, लाशें गिरती रहीं, और बनाकत भी तारीख के अंधेरे में डूब गया। अपनी तलवारों को खून से नहलाकर ये दरिंदे कोकंद की तरफ बढ़े, अपनी प्यास बुझाने के लिए और रूहों की भूख मिटाने के लिए। सन 1219 ईस्वी, इस्लामी तारीख का सबसे नाजुक मोड़। एक तरफ मशरिक से चंगेज़ खान का टिड्डी दल लश्कर इस्लामी सरहदों को रौंद रहा था, और दूसरी तरफ मगरिब में सलीबी बहीरा रूम पार करके दिम्यात पर कब्जा जमा चुके थे। सुल्तान मलिकुल आदिल की वफात के बाद मिस्र व शाम की वहदत टूट चुकी थी, और यूरोपी कौमें अल-कुद्स पर दोबारा चढ़ दौड़ने के लिए मौके की ताक में थीं। 7 नवंबर 1219 ईस्वी, जब चंगेज़ी अफ़वाज झील बैकाल से निकलकर आलम इस्लाम की मशरिकी हदों को चीर रही थीं, इसी लम्हे मगरिब में दिम्यात पर सलीबी कब्जा मुकम्मल हो चुका था। उम्मत मुस्लिमा एक ही वक्त में 2 तूफानों के दरमियान पिस रही थी, और दोनों सिमतों में उसके दिफाई हिसार जमीन बोस हो रहे थे। अल्लामा इब्न असीर ने जब ये हालात देखे तो कलम कांप उठा, सफ़े स्याह हो गए और लफ्ज़ मातम बन गए। उन्होंने लिखा, इस्लाम आज जिन मुसीबतों में है, ऐसा इम्तिहान कभी किसी कौम पर नहीं आया। मशरिक में तातारी कहर बनकर टूट रहे हैं, मगरिब में फरंगी शाम और मिस्र की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो मुसलमान इन दोनों से बचे हैं वो आपस में एक दूसरे पर तलवारें चला रहे हैं। अगर अल्लाह की मदद शामिल ना होती तो ये फरंगी आज मिस्र, शाम और दीगर इस्लामी मुल्कों के मालिक होते, और हम सिर्फ एक दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इस्लाम को अपनी नुसरत अता फरमाए, क्योंकि इस्लाम के मददगार ख़त्म हो चुके हैं। आखिर में वो लिखते हैं, जब अल्लाह किसी कौम पर फैसला कर दे तो फिर इसे कोई नहीं टाल सकता। ये वो वक्त था जब आसमान भी उम्मत मुस्लिमा के लिए रो रहा था, और अब अगले बाब के दरवाजे खुलने वाले हैं। पार्ट 4 में क्या होने वाला है? वो लम्हा जब तातारी अफवाज बुखारा की फसीलों पर दस्तक देंगी और ख्वारिज़म सल्तनत का सबसे बड़ा सुकूत कदमों की चाप के साथ सामने आएगा। पार्ट 4, बुखारा का सुकूत, जब आसमान ने भी रोना शुरू किया, जल्द आ रहा है। तैयार रहें।